आज पूरे हरिद्वार में मैं सोल ऐसी टीचर हूँ जो सीएमए और सीएमए के सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है जी, और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। 8th क्लास है, भगवान मैं तो शौक रह गया सुन के। 8th क्लास में पहला बच्चा पढ़ा दिया इन्होंने। और जाटो के अंदर की नेचुरल थोड़ा होता है, कम होता है, कम होता है ये कम बात। होता है, ये बात कम होता है। जी जी मुझे सही मायने में कॉमर्स इसलिए अच्छी लगती है, मैं खुद जी। साइंस का हूँ जी। लेकिन अब मुझे एहसास है कि कॉमर्स हर बिजनेसमैन के पास कॉमर्स ही होनी चाहिए। और मुझे उस टाइम एक मेरी सोच थी जो मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए। हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक शिक्षा ही है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप वो अगर आपने कुछ सोचा है तो सारी कायनात हाँ, सारी कायनात उसको जो है आपको अचीव कराने में आपकी मदद करती है। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी। तो ये तो झूठ है भैया। नहीं तो मैं बोलती थी मैं बड़े होकर लॉयर बनूंगी, मम्मी पापा आपका डिवोर्स करा दूंगी। तो एक पर्सन आए, उन पर्सन को अच्छा मैं नहीं जानती थी। तो वो पर्सन आए, उन्होंने मुझसे कहा यार इनकी 4 लड़की हैं, ये कैसे रहेंगे, बाप का साया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल पे जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। हम हर बार आपके लिए अलग अलग शख्स को बुलाते हैं ताकि आप लोगों को कुछ सिखाया जा सके, अलग अलग लोगों की जर्नी से आप लोगों को प्रेरणा दिलाई जा सके। आज हमने बुलाया है एक ऐसी महिला, तो नहीं कहूंगा, एक ऐसी लड़की को बुलाया है जिसने बहुत कम उम्र में बहुत क्या कहा जाए ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश जो थी वो काफी हद तक हासिल कर ली है और भी अभी बहुत कुछ हासिल करना है। उनका नाम है कृतिका। तो ये नाम बहुत से बच्चों को पता भी है और अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से और बहुत से बच्चों को पता चल भी जाएगा। थोड़ा सा परिचय जानते हैं इनका कि ये एक्चुअली में अभी क्या कर रही हैं और फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये इस लेवल पे किस तरह से पहुंची, क्या क्या इनके स्ट्रगल्स थे और कौन कौन इनके साथ था, ये अकेली थी या कैसे थी, वो सब जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा परिचय सुनने के बाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम कृतिका चौधरी है। सिर्फ कृतिका चौधरी नहीं, सीएमए कृतिका चौधरी जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक्चुअली मैं अभी अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलाती हूँ हरिद्वार में जिसका नाम है डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। उसमें 11th 12th सीए, सीएमए और सीएस जैसी कॉमर्स की कोचिंग जो है मैं प्रोवाइड करती हूँ और करीब मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 इयर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। तो देखिए ये है इनका छोटा सा परिचय। कॉमर्स लाइन के बच्चों के लिए एक क्या कहा जाए, एक देवी, यस हाँ, कॉमर्स की देवी कह सकते हैं इनको। हरिद्वार में कॉमर्स के लिए इतनी सारी चीजें एक साथ, देखिए 11th 12th के लिए तो कॉमर्स बहुत जगह पे अवेलेबल रहता है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, लेकिन साथ में जो सीएमए सीएस इन्होंने एड ऑन किया हुआ है, ये सारी चीजें आमतौर पर नहीं मिलती हैं हर जगह पर। अब जानने की कोशिश करेंगे हम इनकी जर्नी कि क्यों ये इस लाइन में आई, किस चीज से इन्हें प्रेरणा मिली, ये कैसे इस लेवल पे पहुंची, कहां से इन्होंने शुरू किया, क्या क्या इन्हें समस्याएं आई। तो बेसिकली अगर मैं टीचिंग लाइन की बात करूं तो मैंने कैसे स्टार्ट किया मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अभी मैं 8th क्लास में होंगी तो लाइक हमारी फैमिली इतनी मतलब इतना नहीं था, थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन लो ही थी। पापा मेरे थोड़ा सा उनका बिजनेस, छोटी सी दुकान थी फ्लावर शॉप की। तो मैं 8th क्लास में थी और अब 8th क्लास से मुझे 9th क्लास में जाना है। जो मैं स्कूल में पढ़ती थी वो 8th क्लास तक था बस। अब बड़ा स्कूल तो बड़ी फीस, एडमिशन फीस बिल्कुल ऐसा नहीं है। मम्मी पापा लाइक बहुत सपोर्टिव है पढ़ाई के मामले में, मतलब स्टार्टिंग से ही थे। तो अभी देखा कि नहीं बर्डन पड़ रहा है अभी, तो सिर्फ पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो मैंने 8th क्लास में अपना एक पहला बच्चा जो है स्टार्ट किया था जिसका मुझे फीस मिला था 200 रुपए। 8th क्लास, जी ध्यान से सुनना इस बात को। 8th क्लास जहां बच्चे को खेलने कूदने से और कार्टून और वीडियो देखने से फुर्सत नहीं मिलती है, उस एज में मैम ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये ना हालात होते हैं, हालात जो किसी को बहुत जल्दी बड़ा कर देते हैं और किसी को अच्छी एज तक जाके भी बड़ा नहीं होने देते हैं। तो मैम देखिए कितनी जल्दी मैम ने जिम्मेदारी समझी अपनी। जी, तो फिर मैंने उसको 1 साल पढ़ाया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उसके पेरेंट्स से मेरा आज भी मतलब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं बच्चे। वो उसके माता पिता को आश्चर्य नहीं हुआ कि बेटा तुम तो खुद देखते हो, कैसे पढ़ाओगे? इसका भी एक प्लस पॉइंट था कि एक्चुअली हम लोग रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते थे, तो वो हमारे साथ ही रहते थे। जैसे एक कमरा हमारा था, हाँ, और एक कमरा जो बगल में था वो उनका था। तो वो काफी नोन में थे, रिलेशन बन जाता है। तो उससे जो है मैंने उनको पढ़ाया। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ये लाइन को थोड़ा सा छोड़ दिया। मेरी खुद की पढ़ाई, मेरा बोर्ड आ गया था, 10th का बोर्ड आ गया था, फिर 11th 12th आ गया। फिर जैसे मेरा 12th हुआ मुझे लगा कि नहीं अभी कुछ मुझे करना चाहिए। फिर जब मैंने 12th किया पास आउट, तब मुझे लगा कि थोड़ा कुछ जो है अपनी अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि तब मुझे करना था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, इसके पीछे भी एक रीजन है कि जो मैंने सीएमए किया, ये जो मैंने बीकॉम किया, इसके पीछे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, शायद आप उसको जानते होंगे, शिवानी। हाँ। हाँ जी। तो उस टाइम उसके फादर
जो थे वो मेरे पापा जैसे ही हैं अभी भी। वो फॉर्म फिल करके आ गए मेरे कॉलेज का भी और मेरे सीएमए का भी, मतलब बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे पापा के कंसेंट से। इतने हमारे अच्छे रिश्ते थे। बीकॉम की फीस भी भरी, उसने बीकॉम का फीस था 12,000 और उन्होंने खुद भरा और मेरा सीएमए का फॉर्म भी फिल किया। फिर कहा बेटा तुझे ये करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी बात मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फादर जैसे जी। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं इसको। फिर जब किया तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे इतना बड़ा जो है सिस्टम सिक्योर दिया है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो बस उस चीज को देखते हुए मैंने अपना सीएमए का जर्नी स्टार्ट किया, अपने बीकॉम का जर्नी स्टार्ट किया, अपना कॉलेज स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा तो ये है, फिर मैं करती चली गई, मेरा सीएमए जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बीच में बड़े ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत दिक्कत आई जो मैंने फेस करी, और उसका एक रीजन है कि मैंने सोचा कि खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो खोलना चाहिए। अच्छा उस टाइम भी एक पॉइंट ये था कि जब 12th पास करी तो सीएमए की फीस भी 20,000। तो सीएमए की 20,000 फीस, ये क्या एडमिशन फीस? ये एडमिशन फीस जाती है। अच्छा, कॉलेज है नहीं सीएमए के लिए? कॉलेज नहीं है। जो फॉर्म भरेंगे, जी, जो बुक्स आएंगी वहां से, वो सब मिला के 20,000 जाएगा। हाँ जी, 6,000 फर्स्ट स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज के 20,000। अच्छा, फुल सीएमए की कोर्स फीस है वो। हाँ जी। लेकिन वो 20,000 अभी आप बोल सकते हैं कि वो छोटा सा अमाउंट है। अच्छा, लेकिन उस टाइम वो अमाउंट हमारे लिए इस टाइम 1 करोड़ का अमाउंट था। हाँ, वो 8-10 साल पहले की बात थी। जी। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, कोचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर बस आपके थ्रू मुझे एक बच्ची मिली थी जो मेरी पहली स्टूडेंट थी जी, ऑफिशियल मेरी पहली स्टूडेंट थी वो। अच्छा, दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या, हाँ बिल्कुल जी, वो आपके थ्रू ही मिली थी मुझे। अनुष्का। हाँ जी, अनुष्का श्रीवास्तव। हाँ। जी। तो उसको मैंने पढ़ाया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। हाँ। उसके पेरेंट्स से मेरा आज भी बहुत अच्छा कांटेक्ट है। अच्छा वो मेरा होम ट्यूशन था। उस टाइम हमारे पास स्कूटी नहीं थी और हम रहते थे आर नगर चौक पे, तभी भी रेंटेड प्रॉपर्टी था। तो साइकिल थी हमारे पास, वो लेडी बर्ड का साइकिल आता है पिंक कलर का, पापा ने वो दिलवाई हुई थी। तो वही साइकिल थी। तो उसी साइकिल से मैं जाती थी उसे पढ़ाने सेक्टर 1 में। और आई थिंक उस टाइम मैंने से फीस चार्ज किया था, आई थिंक 600 अराउंड, क्योंकि उस टाइम मेरा पहला ट्यूशन था, मुझे खुद आइडिया कितना फीस मुझे चार्ज करना है। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं ये मेरी लाइन है, मैं इसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि टीचिंग स्किल होती है। हाँ। जैसे कि टीचिंग स्किल में मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपका पेशेंस लेना, वो बहुत है मेरे अंदर। बच्चा कितनी बार पूछ रहा है, कितनी बार पूछता है। तो उसकी मम्मी बाबा मुझे बोलती थी कि बेटा ये 25 बार पूछे तो 25 बार समझाती है, तू कैसे हैंडल कर लेती है। मैंने कहा पता नहीं, ये नेचुरल है शायद ये शायद नेचुरल है। और जबकि मैं एक जाट हूँ और जाटों के अंदर ये नेचुरल नहीं होता, कम होता है ये बहुत कम होता है। जी। फिर धीरे धीरे हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए बीएचआर में। हमने बीएचआर की साइड, सेक्टर 1 की साइड, फिर एक रेंटेड प्रॉपर्टी लिया। ठीक है। और उस टाइम मुझे लगा कि पापा 1 रूम नहीं 2 रूम चाहिए। और उस टाइम मेरे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं थे कि वो 2 रूम का रेंटेड जो है उसका जो बर्डन है वो बियर कर पाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लीजिए, मैं सपोर्ट करूंगी। वो एक बच्ची थी मेरे पास। तब मेरे वर्ड से आप लीजिए, मैं सपोर्ट करूंगी। तो उस टाइम फिर हमने 2 रूम लिए और वो 2 रूम बड़े छोटे थे। उस टाइम एटलीस्ट रेंट था उसका 7,000 अप्रॉक्स। तो वो 2 रूम केवल पढ़ाने के पर्पज से लिए थे? पढ़ाने के लिए। अच्छा, रहते आप अलग थे? एक रूम में हम रहेंगे। अच्छा, एक में हम आगे वाला रूम वहां पे मैं टीचिंग करूँ, वो इस पर्पज के लिए मैंने लिया। तो मैंने वो स्टार्ट किया, बच्चे आए उसमें, 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, धीरे धीरे स्टार्ट। ये एक डेडिकेशन था इनका, 7,000 पे करना, जहाँ की फीस देना मुश्किल था, अकेली अर्निंग सोर्स से पिताजी, जिम्मेदारी ज्यादा थी बच्चों की, उसके बावजूद भी इन्होंने जिम्मेदारी ली कि पापा हम मिल के शेयर करेंगे रेंट को। यही होता है जो अक्सर बोला जाता है ना कि पापा की परियां, स्कूटी यहाँ बिठा दी, स्कूटी वहां बिठा दी। हर परी ऐसी नहीं होती भाई, कुछ परियां ऐसी भी होती हैं जो पापा के कंधे से कंधे मिला के साथ चलने की कोशिश करती हैं। तो देखिए, ये उस टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया था कि पापा हम मिल के रेंट शेयर करेंगे। और देखिए, वहां से यहाँ तक की जर्नी अभी हम सारी शेयर करवाएंगे इनसे कि आज हम किस जगह बैठे हैं, वो 7,000 का रेंट और आज का रेंट अभी पता चलेगा। धीरे धीरे बने रहिए वीडियो में। मैं उस वक्त अपना सीएमए फाउंडेशन कर रही थी, 12th मेरा कंप्लीट हुआ और मेरा सीएमए फाउंडेशन चल रहा था और मैं बीकॉम सेकंड ईयर की इनिशियल स्टेज पे थी उस टाइम। जिन बच्चों को नहीं पता उनको थोड़ा सीएमए फाउंडेशन के बारे में बता दीजिए कि होता क्या है ये। सीएमए को पहले ICWI बोलते थे और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सीएमए ना बोल के ICWI बोलते हैं, जिसका सीएमए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और ICI का फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। अब उस ICWI को आज हम सीएमए बोलते हैं। जैसे ही आप 12th कर लेते हैं तो 12th के बाद जस्ट जून अटेम्प्ट होता है, वहां पे आप अपना फाउंडेशन दे सकते हैं। अगर आपके अंदर उतना कैलिबर है कि आपकी प्रिपरेशन है
कि जस्ट मार्च का बोर्ड कंप्लीट हुआ फिर आप देना चाहते हैं जी। अदरवाइज आप जून में देना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट दिसंबर में भी जो है इसको दे सकते हैं। मतलब ईयरली 2 टाइम्स होता है ये? हाँ जी, हाँ जी। इसमें 3 लेवल होती हैं, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ भैया, जैसे बहुत लोगों को ना सीए के बारे में पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सीए के इक्वली आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके। फर्क क्या होता है सीए और सीएमए में? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या जी, है। जी। सीए के इक्विवेलेंट ले लेते हैं जी। तो सीए का इतना पॉपुलैरिटी क्यों है? कोई ना कोई फर्क तो होगा ना, वो जानते हैं मैम। जो सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, वो बनते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऑडिटर, वो बैलेंस शीट को वेरीफाइड करते ठीक है। हैं। लेकिन जो हम जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो एक कॉस्ट शीट बनती है। जैसे ये चेयर है मेरे सामने, हाँ। ये चेयर की क्या कॉस्टिंग है, ओके। इस कॉस्टिंग को वेरीफाइड कौन करेगा? हम ओके। लोग करेंगे। तो जब कॉस्टिंग वेरीफाइड होगा उसके बाद ही तो सीए का रोल आएगा कि वो ओके। प्रॉफिट को एनालाइज करता है। जो सीएमए वो इनिशियल स्टेज है, उसके बाद सीए का काम आता है। कह सकते हैं कि एक लेवल नीचे है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बोल सकते मेरा एक स्टूडेंट है, कुछ दिन पहले आया था वो, इसमें जी। कॉमर्स लाइन का ही है। जी उसने ना कॉमर्स की डेफिनेशन सुनाई थी एक। तो हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कॉमर्स अगर लेता हूं तो मुझे पढ़ने को क्या मिलेगा। तो उस बच्चे के पापा, उन्होंने उसको अच्छा एग्जांपल दिया, जी। एक लाइन में सटीक एग्जांपल। आप अपने हाँ बच्चों को दे सकते हो एग्जांपल ये हाँ वाला। जी, हाँ जी। उनका एग्जांपल था कि बेटा कॉमर्स यानी कि पैसों की पढ़ाई। एक छोटे से सेंटेंस में उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुझे कॉमर्स लेनी है तो पूरी जिंदगी पैसों के बारे में ही पढ़ेगा। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, किसको कितने देने हैं, किसको कितने नहीं देने, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो कहता है पापा अगर ऐसा है तो मैं इस पढ़ाई को पढ़ना चाहूंगा। अल्टीमेटली जीवन में हर किसी को पैसा चाहिए। तो उसने इस सोच के साथ कॉमर्स स्ट्रीम पकड़ी थी। जिन बच्चों को कॉमर्स लेनी है उनके लिए छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कि पैसों की पढ़ाई। आगे चल के और बड़ी बड़ी डेफिनेशंस भी हो सकती हैं इसमें। इनिशियल लेवल में पैसों की पढ़ाई से संबंधित हो सकता है आपका सारा कॉमर्स बैकग्राउंड। अच्छा, फिर उस टाइम एक दिक्कत मैंने बहुत देखी हरिद्वार में, क्योंकि हमारा छोटा शहर है। यस। और वो दिक्कत ये थी कि 11th-12th हाँ के टीचर्स अवेलेबल हैं, हाँ इवन गली गली मोहल्ले में अवेलेबल है 11th-12th के लिए। हाँ। लेकिन सीए, सीएमए, सीएस इनके टीचर्स ही नहीं है हरिद्वार में। जो इक्के दुक्के हैं वो भी जी। इक्के दुक्के सब्जेक्ट डील करते हैं बस। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हरकिशमल सर है वो टेक्स्ट पढ़ाते हैं बस। हाँ। एक कनखल में और एक और सर है वो भी कुछ ही प्रदीप सर। प्रदीप सर, हाँ। बहुत ही अच्छे टीचर है वो भी। हाँ। और वो भी कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाते, सारे कोई नहीं पढ़ाता। बिल्कुल। अब बच्चे को अगर सीए सीएम में करना है या सीएस भी करना है तो वो हाँ। कहाँ जाएगा? दिल्ली। हाँ, कम से कम अब जाना पड़ेगा। अब दिल्ली में बच्चा अगर जाएगा तो 6 महीने का उसका 3 से 4 लाख खर्चा होगा। और 12th के जस्ट बाद भेजना हर किसी को, माता पिता को अच्छा भी नहीं लगता है। जी 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 जी। क्योंकि बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं हो पाता। हाँ जी, तो ये बहुत डिफिकल्टी टास्क था जो मैंने भी फेस किया। सीए सीएम में जब मैं पढ़ती थी, प्रदीप सर थे, हरकेश मोहन सर थे। जी। प्रदीप सर सारे नहीं पढ़ाते थे, हाँ। हरकेश मोहन सारे नहीं पढ़ाते थे सर। तो उससे मैंने सोचा कि सीए सीएम में नहीं है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना अच्छा मैंने सीए सीएम में का भी स्टार्ट किया था जी। और आज पूरे हरिद्वार में मैं सोल ऐसी टीचर हूँ जो सीएमए और सीएमए के सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है जी। और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट। मैंने विदाउट कोचिंग मैंने अपना 11th-12th किया, ठीक है। फिर मैंने अपना सीएमए फाउंडेशन विदाउट कोचिंग किया। फिर मैंने इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, उसका कोचिंग मैंने लगाया था प्रदीप सर से। प्रदीप सर के पास। जब मैं अपना टाइम देखती हूँ, आज का टाइम देखती हूँ, तो उसमें अंतर क्या है कि अगर मुझे ये डिसाइड है कि मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा सांस नहीं लोगी, मैं सांस नहीं लूंगी, मैं खाना खाने भी नहीं उठती थी। अच्छा, यही कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है। तो मतलब अगर वो बच्चों के अंदर आ जाए, हाँ, तो शायद ये जो सिस्टम चल रहा है कोचिंग का, ये थोड़ा सा हट सकता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। और एक मोटिवेशन मुझे लगता है कि ये बच्चे को अपने आप को देना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। जैसे मैं देती थी, हाँ। जब मैं पढ़ती थी, मैं एक्चुअली पढ़ी हूँ 10 घंटे कंटिन्यूसली, 16 घंटे कंटिन्यूसली 12th में, इंटरमीडिएट में। अच्छा, ठीक है। कॉलेज 12th में मैं बोल सकती हूँ कि 4 घंटे 5 घंटे, और इतना इनफ है, बहुत है। बच्चे बहुत हवा मचाते हैं, अरे बोर्ड है, अरे कुछ भी नहीं है बोर्ड, कुछ भी नहीं है बोर्ड, ऐसे हो जाता है। बिल्कुल। अब जो बच्चा आता है उसे लगता है नहीं 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 बोर्ड है, बोर्ड है। आप रिलैक्स होकर पढ़ो, हाँ। आप 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ो, हाँ। आपको वो जो पैनिक होता है ना वो 12th के बोर्ड का, वो कभी नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आपका अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप ये ठान लीजिए कि मुझे अप्रैल से लेकर जनवरी तक कंटिन्यूसली पढ़ना है, हाँ। फिर फरवरी मार्च मेरा क्या चलेगा? रिवीजन। और मुझे 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के निकालने हैं। आपने अगर सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दिया तो दिन भर की मेहनत जो है बेकार है। अच्छा, मेरे अंदर एक प्लस पॉइंट ये भी था, मैं आपको बोल सकती हूँ, आप मेरी मम्मी से ही पूछेंगे तो वो ही बोलेंगी कि मैं होली गंगे से पढ़ती थी जब मैं अपनी 1st क्लास से लेकर करीब 5th 6th क्लास तक। तो उस टाइम मेरा ये रूटीन था कि मैं स्कूल से आ रही हूँ,
मैंने अपना बैग रखा, ड्रेस, अपना यूनिफॉर्म जो भी था वो चेंज किया और अपना होमवर्क निकाला और करने बैठ गई। आते ही ना लंच किया ना मैंने पानी में से, फिर मैं ड्रेस चेंज किया, अपना नाइस धोया, तो मैंने लाइक होमवर्क किया। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, मम्मी बताओ क्या बनाया। ऐसा कह सकते हैं बच्चों के लिए कि मैम पढ़ाकू टाइप की थी। मुझे टेंशन, स्ट्रेस रहती है। टेंशन, ओके। ये बोल रही, मुझे चाहिए था मेरा काम ना टाइम से पहले कंप्लीट हो। ओके। डेली लाइफ में जो नॉर्मल रूटीन रहता है बच्चे का, ये स्कूल से आके बैग वहां पड़ा है, कपड़े वहां पड़े हैं, कर लेंगे, पहले खाना खाएंगे, हाँ जी, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, फोन चलाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, हाँ जी, फिर शाम को जब घर वाले पीछे से होमवर्क कर ले तब करने बैठेगा बच्चा। मैम ने कहा कि बाकी सारे काम बाद में, पहले होमवर्क, वो मैंडेटरी है। और मुझे उस टाइम एक मेरी सोच थी जो मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए। हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक शिक्षा ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। अच्छा, मुझे बचपन भी था कि मुझे लॉयर बनना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हंसते हैं, मैं बताती हूँ, मुझे एक टाइम पर डांसर भी बनना था। वो उस टाइम हमारे जब छोटे थे शो आते थे, डांस रियलिटी शो, तो उनको देख देख के भी थोड़ा सा लगता था कि हाँ ठीक है डांस से ही बनना है। लेकिन नहीं, एक मिडिल क्लास में ठीक है डांसर बनना है, वो आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन जो मेन है ना वो शिक्षा है। वो शिक्षा ही आपको आगे लेके जाएगा। आप कीजिए, आप हॉबीज को अपनाइए। मेरी हॉबी डांसिंग थी टाइम पे, अब मुझे बिल्कुल नहीं आता है। नहीं गाँव जाते थे तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता था, यमा यमा करके कुछ गाना था, मुझे गाना एग्जैक्टली याद नहीं है, तो पूरा गाँव में टीवी तो होता नहीं था, तो जैसे 7-8 बजते थे, अच्छा नून, मेरा घर का नाम नूनू है, अच्छा नूनू आइए, अच्छा हमारे गाँव में से बोलते थे रक्को की बेटी आई है। अच्छा, कि मेरे पापा का नाम राकेश चौधरी जी था, तो बचपन गाँव में उनको रक्कू बोलते थे। अच्छा रक्कू की लड़की आई है, अब जो है सब बैठ जाओ, वो डांस करेगी, वो यामा तो बस उसी से थोड़ा सा मुझे जो है मोटिवेशन होता था, चलो यार डांसर भी बन सकते हैं। लेकिन एक टाइम ये भी क्लियर था, डांसिंग में शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी जितना मैं शिक्षा में कर सकती हूँ। ये टाइम के साथ ही रियलाइज होती है। लॉयर भी मेरा एक सपना था कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ जब मैं 1st-2nd क्लास में। उसके पीछे 2 रीजन थे, अच्छा एक भी नहीं 2। एक तो उस टाइम ना गोविंदा की मूवी आती थी, जैसे एक आई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो उसमें मैंने देखा था, अच्छा गोविंदा कुछ नहीं होता, फिर वो लॉयर बनता एकदम अमीर हो जाता है, भले वो अनएथिकल हो, लेकिन स्टिल वो अमीर हो जाता है। तो वो मुझे मोटिवेट करता था। और अच्छा इसके पीछे दूसरा रीजन था कि मैंने अक्सर देखा है मेरी फैमिली में भी, तो रूढ़िवादी फैमिली आप इसको बोल सकते हैं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोल सकते हैं, सबके साथ होता है मिडिल क्लास के साथ। तो अभी मम्मी लोग खाना बनाएंगे, पापा लोग पैसा कमाएंगे, इसलिए वो खाना भी नहीं बना सकते। क्योंकि मेरे पापा खाना बनाते थे, मम्मी कभी नानी के चली जाए, लेकिन कभी कभी ना, रोज तो नहीं। मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी तभी भी खाना बनाएगी, पापा नहीं बने, पापा की तबीयत पापा आराम करेंगे। तो मुझे दिखता था, सिर्फ मेरे मम्मी पापा को देख लीजिए या मेरे जो है बुआ और को देख लीजिए, मैं जिसको भी देखती थी ये था। तो मुझे लगता था यार ये लड़कियां दिन भर काम ही करती रहती हैं घर का, इनकी कोई खुद की अपनी लाइफ ही नहीं है। तो मैं ऐसा बोलती थी, मैं ना इन सबका डिवोर्स करा दूंगी लॉयर बन के और ये जो मेरी मम्मी लोग हैं या जो मेरी बुआ लोग हैं, वो अपना घूमेंगी बढ़िया, फिर तो हस्बैंड ही नहीं होंगे, बच्चे भी नहीं होंगे, तो अपना घूमेंगे मस्त, और पापा लोग अपने आप काम करेंगे। तो मैं बोलती थी मैं बड़े के लॉयर बनूंगी, मम्मी पापा आपका डिवोर्स करा दूंगी। तो मैं 1st-2nd क्लास में होंगी, आप लोग का भी डिवोर्स, सारी मासियों का भी डिवोर्स करा दूंगी, आप लोग घर वाले सुन के हंसते होंगे। हाँ जी, तो उस समय सब हंसते ही थे, बच्चा है कुछ भी बोल रहा है। तो एक था कि हाँ लॉयर भी बनना है। फिर धीरे धीरे जो है सिचुएशन चेंज हुई, फिर मुझे दिखा कि हमारे घर में हाँ थोड़ी सी दिक्कत है इन रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंशियल। अच्छा हम 4 बहनें हैं, और आप सोचिए कि एक फादर एक मदर छोटे से शहर में जहाँ पे अपना घर नहीं है, गांव से मेरे पापा आए थे, और एक बहुत ही टेम्परेरी दुकान थी, कुछ भी नहीं था, एक फ्लावर की दुकान थी। एक फ्लावर की दुकान में कितनी सेलिंग होती है, 400 रुपए 500 रुपए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पापा कभी, ये मम्मी कभी नहीं बोलती थी बेटा नहीं तेरी ये पढ़ाई है, इस पे खर्चा नहीं करना है, तेरी पढ़ाई है तू भर के आओ फॉर्म, मैं दूंगा, कहीं से भी दूंगा। ये हमारे पापा का पॉइंट ऑफ व्यू था, मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू था। मम्मी जी भी कहती थी मैं भी काम करूंगी, तुम पढ़ो बस। अच्छा हमारी फैमिली जाटों की फैमिली, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की हुई 14 साल की, 18 भी नहीं, अच्छा भैया 14 साल, मैं अपने गांव में खुद देखा है, 14 साल की भी शादी कर दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे उम्र में ना अगर आप मेरे गाँव जाएंगे तो वो सास बन चुकी है, आपके साथ की जो होंगी लड़की। हाँ जी, मेरे गांव में 14 साल की लड़की जो है शादी हो गई। हम 18 साल के, उनके 3 बच्चे हैं जब हम गांव जाते थे। तो हमारे गांव में भी ये था कि लड़कियां हैं 4 भाई रखो, मतलब मेरे पापा क्यों शहर जाएगा, गांव में रखना, गांव में रख, 14 साल बाद शादी करनी है। बिल्कुल। अच्छा ये 4 लड़की का भी रीजन आप ये बोल सकते हैं कि लड़का कहीं ना कहीं प्रेशर आता है।
कहीं ना कहीं मैं मम्मी पापा की तरफ से नहीं बोलूंगी, लेकिन फैमिली से प्रेशर आता है। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा थे, टच वुड, आप मैं उनको इसलिए भगवान बोलती हूँ कि वो भगवान ही है। भगवान है किसी को, भाई हमने भगवान को सही देखा नहीं है, पर यस वो भगवान ही है। स्पेशली मेरी मम्मी, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। और मुझे लगता है हर किसी लड़की के लिए उसकी मम्मी भगवान से कम हो ही नहीं सकती। तो उस टाइम जब हम लोग हुए, लड़कियां हुई, तो यार गाँव में रखना, क्यों शहर भेजना है। बिल्कुल। तो अब उस टाइम मेरी मम्मी, मेरे पापा नहीं, मैं तो शहर होंगी। अच्छा, मेरी मम्मी शहर की, मेरी मम्मी हरिद्वार रहती थी स्टार्टिंग से। मेरी मम्मी थी कि नहीं पढ़ाना है। उन्हें दिख रहा होगा ना कि अगर गांव में रुके, हाँ जी, तो क्या हल कुछ होगा। भी लाइफ नहीं है, 14 साल में शादी हो जाएगी जी बस। जी, और फिर वही आपकी लाइफ, रोटियां बनानी पड़ेंगी बस। जी जी, हाँ जी। तो मम्मी ने कहा, मम्मी थोड़ा सा लड़ी मेरी फैमिली के साथ। पापा ज्यादा नहीं बोल सकते, पापा के पापा ज्यादा नहीं बोलते, मम्मी तो लड़ी उस टाइम। हाँ। मम्मी लेकर आई इधर, हम 4 लड़कियां और एक कमरा। उस कमरे में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दीवार। मेरी मम्मी का स्ट्रगल है जो मुझे आज मोटिवेट करता है, कहीं अगर आज तक मोटिवेट करता है। अच्छा, हमने एक ऐसा फेस भी देखा कि मेरे पापा ने ना ऑटो का बिजनेस किया था। ओके। हमारे पास धीरे धीरे पापा मम्मी बताते हैं, हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम, तो सिर्फ हमने ये सुना ही सुना है कि 3 ऑटो हमारी हो गई थी। पापा ने इतनी मेहनत करी, मम्मी ने इतनी मेहनत करी थी। सिर्फ पापा नहीं, मम्मी भी, जो खाना बना रहा है घर में वो भी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पापा हमारे बीमार हो गए, थोड़े से ज्यादा बीमार हो गए थे, वो ऑटो भी सारी हमारी बिक गई और वापस हम उसी स्टेज पे आ गए थे। फिर उसके बाद हम उस थोड़ा सा वहां से उभर नहीं पाए। फिर धीरे धीरे जैसे पापा ने हमको पढ़ाया, छोटी सी दुकान लेके, वो फ्लावर की शॉप लेके, तो पापा ने हम लोग को पढ़ाया, हम पढ़े अच्छे से। तो फिर धीरे एक मोमेंट पे पापा हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उस टाइम वो पापा की शिक्षा थी, वो मम्मी की शिक्षा है और आज भी है। और वो पापा मम्मी का स्ट्रगल है जो हमें आज ही मोटिवेट करा कि नहीं आगे बढ़ो। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मेरे पापा की डेथ हुई, तो 2017 में पापा की डेथ हो गई थी। तो एक पर्सन आए, उन पर्सन को अच्छा मैं नहीं जानती थी। तो वो पर्सन आए, उन्होंने मुझसे कहा, यार इनकी 4 लड़की हैं, ये कैसे रहेंगे, बाप का साया था। बट हाँ, मैं उस टाइम ये बोल सकती हूँ कि मैंने मम्मी पापा की हेल्प से अपना कोचिंग में थोड़ा सा पढ़ाती, में तभी भी रेंटेड प्रॉपर्टी भी थी। हाँ। और जो है घर में ही था, घर में एक रूम हमने लिया था, वो रूम में मैं आगे पढ़ाती थी। तो उस टाइम एक पर्सन ने कहा था कि यार 4 लड़की हैं, कैसे चलेगा इनका, बताओ बाप क्या करके दिया है इन्हें घर तक नहीं दिया है। तो उस टाइम मैं गई, मैंने बहुत पोलाइटली अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल जो मेरे फादर है ना, उन्होंने हमको शिक्षा दी है, और इस शिक्षा से देखिए हम कहाँ तक जाते हैं। फिर मुंह बंद हो गया होगा। फिर उनका मुंह बंद हो गया था। अगर एक फादर अपनी लड़कियों को शिक्षा दे देगा ना, तो क्या जायदाद, क्या प्रॉपर्टी, सही बात है, ये सब कुछ इररिलेवेंट है। बिल्कुल, शिक्षा मस्ट है। मैं तो हर पेरेंट से बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को प्लीज शिक्षा दीजिए, जितना आपसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अभी मतलब आज हम खुश, और मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, वो मुझे पिंच हुआ। हाँ, वो मुझे पिंच हुआ, और जिस पिंच के चक्कर में मैंने और डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। ये हुई ना बात जी। अब देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आपको कोई आके कमेंट करता है एक, है ना, तो वो आपके लिए एज ए फीडबैक है जी। अब आप उसको लेके रोते रहिए जी, या फिर उसको प्रेरणा बनाइए और डबल मेहनत से काम करिए। ये 2 ऑप्शन होते हैं इंसान के पास। तो मैं हमने दूसरा वाला ऑप्शन चुना और स्पीड अप कर लिया अपने आप को। वो जो अंकल थे, जो भी थे, धन्यवाद कहना चाहिए उनको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि वो आ गए। थोड़ी देर के लिए तो दुख होता है सुन के, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहीं ना कहीं हमें एक तरह से धक्का दे दिया आगे, स्पीड बढ़वा दी हमारी उन्होंने। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखिए मैम के साथ हुए हैं। ये वो स्ट्रगल्स हैं जो मैम ने फेस किए हैं। देखिए आमतौर पर क्या होता है, कोई भी अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करता है तो उसको ना या तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है किसी का, या फिर फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना है तो सपोर्ट चाहिए। मैम के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था, लेकिन फैमिली सपोर्ट था जी, बहुत। फ्रेंड्स के फादर और जो थे, इन्होंने बोला कि एज ए फादर ही थे, उन्होंने ही इनकी सीएमए की फीस भरी, तो ये भी किसी फैमिली सपोर्ट से कम नहीं था। मुझे ध्यान है कि सेक्टर 2 में आपने एक ग्राउंड फ्लोर पे रूम लिए थे, अंदर छोटी सी गली सी में। वो मेरा पहला ऑफिशियल इंस्टीट्यूट जो है मैंने एस्टैब्लिश किया था। उसका किस्सा सुनते हैं मैम से कि जब वो 2 कमरे थे, जिसमें एक में खुद रहती थी और एक में बच्चे पढ़ाती थी, उसके बाद वहां शिफ्ट हुआ। सुनते हैं कि ऐसा क्यों मैम ने किया, क्या जरूरत आन पड़ी। अच्छा, उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है जी। टाइम जब मैं रेंटेड प्रॉपर्टी रहते थे, जिसमें एक में मैं बच्चे पढ़ाती थी, वो पीछे वाले में जो है हम रहते थे। तो वहां पर ऐसे हुआ, अब बच्चे आते हैं 11-12 के, तो शैतान तो होते ही है। आप भी फेस करते हैं, मैं भी फेस करती हूँ, बहुत तरीके के बच्चे आते हैं। बिल्कुल। और जो उस टाइम मेरा बैच है ना, वो बहुत ही ज्यादा शैतान था। हाँ। मतलब इतना शैतान था, पढ़ता कम था। अच्छा, मैं भी उस टाइम
बच्ची थी, कम ही एज की थी, तो वो भी ऐसा सोचते थे यही तो हमारी उम्र की कोई बच्चे शैतानी कर सकते हैं। हाँ नो डाउट वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे, एज एन टीचर बहुत रिस्पेक्ट की, शैतान बहुत थी। अच्छा ये मैं बहुत कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं, मतलब मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ऐसा आज कोई बदतमीज बच्चे जिसे आप बोल सकते हैं ना, वो नहीं मिला। अच्छा। शैतान बच्चे मुझे बहुत मिले, और मुझे पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तो एक बार उनकी कुछ पार्टी थी, आई थिंक न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। अच्छा उनकी पार्टी बहुत होती है, टीचर्स डे है पार्टी, न्यू ईयर है तो पार्टी है, अच्छा मैम का बर्थडे है तो पार्टी है, अच्छा किसी और के बच्चे का बर्थडे है तो भी कोचिंग में ही पार्टी है। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि बच्चों की पार्टी चल रही थी, बहुत उन्होंने शोर मचाया, बहुत ज्यादा शोर मचा दिया। अब जो हमारी जो एक और बगल में जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, वो आई, उन्होंने कहा ये सुबह से क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा चिल्लाए, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, मुझे सुनना पड़ा। मजबूरी है क्योंकि आप वहाँ पे टीनेंट, आप किराएदार हैं, बिल्कुल मालिक तो वही है, बिल्कुल। तो अब मेरे को सुनना पड़ा उस टाइम। उन्होंने कहा मैं सुबह से दवाई खा रही हूँ, ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये तुम्हारा रोज का लगा रहता है, ये शैतानी करते हैं, मैं नहीं सह सकती इन सब चीजों को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उस टाइम पूरी रात सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, जरूरी था। तो मैंने सोचा कि एक अलग से इंस्टीट्यूट लेते हैं, ओके, और उसमें बकायदा एग्रीमेंट बनवाएंगे कि ऐसे ऐसे होगा, शोर तो होगा, बच्चे हैं तो शोर होगा, आप उसे नहीं रोक सकते, वरना फिर मतलब आप क्या करोगे, मतलब नहीं पढ़ा सकते आप ऐसे माहौल में। सबने देखी होगी पिक्चर मिस्टर इंडिया, हाँ जी, अनिल कपूर वाली। वो पिक्चर इतनी ज्यादा पसंद थी हर बच्चे को। उसमें भी श्रीदेवी जी की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि उनका सी साइड पे है ना, उनका वो था, घर था। तो श्रीदेवी जी जिस टाइम रेंट पे आई रहने, मीडिया में थी, तो उनकी एक ही डिमांड थी कि बच्चे नहीं होने चाहिए। अनिल कपूर जी को बहुत जरूरत थी पैसे की, उन्होंने कह दिया धोखे झूठ में कि हाँ ठीक है मैम नहीं होगा। बच्चे वहाँ बच्चे थे कम से कम 15-20 उनके घर में। और जिस टाइम वो बच्चे बाहर निकले, और भाई श्रीदेवी जी के सर पे आके बॉल लगी थी ना, जो फुटबॉल, तो बस वैसा ही कुछ नजारा रहता होगा आपके। कोई रिएक्शन उन आंटी का था। तो उस टाइम में अनिल कपूर थी। मैंने सोचा क्या करें मम्मी, क्या करें। उनका देख जो ठीक लगता है तू कर। मम्मी का मेरे सिर्फ ये वर्डिंग रहते हैं, और आज से रहता है जो तुझको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जो तेरे को अपने से लगता है तू वो कर। फिर मैंने सोचा ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, अगले सेशन से अपना खुद का एक अलग से इंस्टीट्यूट लेंगे, उसमें प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ, बिल्कुल शोर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे घर का रेंट करीब 9,000 हमारा हो गया था जी, और वो 9,000 अच्छा मैं ही पे करती थी, अपनी अर्निंग से। उससे मैं ऐसी स्टेज पे आ चुकी थी। फिर मैंने 12,000 का एक और प्रॉपर्टी लिया रेंटेड, सेक्टर 2 पे, जो आप मुझे बोल रहे हैं। ये था वो? हाँ जी। मैं कभी गया था नहीं, लेकिन बस मुझे मालूम था कि ऐसा है। हाँ जी, सुन के खुशी मिलती थी कि हाँ तरक्की हो रही है। जब मैं उस टाइम में वो लेने वाली थी, उससे पहले मैंने बताया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे कोचिंग नहीं लूंगी। मैंने लैंडलॉर्ड को ही बताया, मैंने कहा आपको जो भी दिक्कत है। उन्होंने मुझे कहा नहीं बेटा, मैं तो गुस्से में बोल गई, तू अपना यहाँ, क्योंकि उन्हें दिखता था कि कितने मेहनत करते, कितना है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि कभी कभी सिचुएशन जाती है, बंदा थोड़ा नेगेटिविटी बोल जाता है, नहीं बोलेंगे वो बुरे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तू रहने दे, तू यहीं ले, तू बिना बचे इतना 12,000 का रेंट देगी, तू कहाँ से अरेंज करेगी। क्योंकि बच्चे थे जो 9,000 में निकाल सकती थी, और मैं 12,000 निकाल पाऊँ और 9,000 भी निकाल पाऊँ, इतना नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा नहीं, कभी तो करना ही है ना। बिल्कुल। सोचा है करना है तो करना ही है, तभी तो बढ़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो कैसे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और हमारे कॉमर्स में तो पढ़ाते ही हैं कि बिना रिस्क के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। रिस्क लोगे तो ही बिजनेस होगा। मुझे सही मायने में कॉमर्स इसलिए अच्छी लगती है, मैं खुद साइंस का हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास है कि कॉमर्स, हर बिजनेसमैन के पास कॉमर्स ही होनी चाहिए। कॉमर्स होगी तभी उससे रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है ना, वो डेवलप होगी। तो बस मैंने फिर ऐसे 12,000 का जो प्रॉपर्टी था वो लिया, ठीक है, और टच वुड कि वो मेरा अच्छा चला। तो वहां पर कितने टाइम पढ़ा होगा आपने? 4 से 5 साल। अब आप देख लीजिए, एक ऐसी सोच के साथ मैडम आगे बढ़ी, जहां पर रेंट 7,000 था, उसी में खुद भी रहते थे, उसी में बच्चों को पढ़ाते भी थे। वो रेंट निकालना काफी आसान था, क्योंकि रह भी तो रहते कम से कम अब। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट, जिसकी वजह से मैम को मिला कि नहीं अब बढ़ाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, यहाँ से गली से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट था इनका वो, जो केवल और केवल इंस्टीट्यूट के लिए ही रेंट पे लिया गया था। 12,000 रुपए देना उस टाइम भी आसान बात नहीं थी। और यही कारण है कहीं ना कहीं की ग्रोथ तभी होती है इंसान की जब वो रिस्क लेता है। तो 12,000 रुपए वो प्लस 9,000 रुपए अलग से घर के, अब वो सेपरेट हो चुके हैं दोनों। कहाँ तो पहले दोनों कंबाइंड 7,000 तक केवल। अब आप ये देख लीजिए, एक ऐसी लड़की जिसको सपोर्ट फैमिली का फाइनेंशियली नहीं मिल रहा था,
अब उसने उल्टा फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जी ऐसा कह सकते हैं। जी 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 जी। तो माता पिता को सोचिए कितना ज्यादा प्राउड फील होता होगा। तो मैम से जानते हैं कि जब उन्होंने 4-5 साल वहां पढ़ाया, क्या फील हुआ आपको, कि आपको अब लगा कि नहीं यहाँ से भी काम नहीं चल रहा? एक तो जगह कम पड़ रही थी, अच्छा थी तो वो भी ऑन रोड ही थी, वो भी ऑन रोड। पार्किंग वगैरह की कोई समस्या नहीं थी? नहीं, वहाँ पार्किंग की समस्या बहुत थी। आगे भी 2-3 घर थे, अच्छा, हाँ हाँ, जिनकी भी कार थी। अब जब कार आती थी तो वो पार्किंग नहीं करने देते थे। वहाँ भी मेरे 2-3 बार तो झगड़े भी हुए। अच्छा, उससे मैं पढ़ाती थी अकेली। हाँ। फिर मुझे लगा कि मुझे और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जी। और वहाँ पे 2 ही रूम थे और दोनों रूम में मेरे ऑक्यूपाइड रहते थे। तो अच्छा, ऑक्यूपाइड कैसे रहते थे कि मेरी एक क्लास में चल रही है, मेरी क्लास जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी दूसरी क्लास में मेरा टेस्ट चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रिस्क लेते हैं, एक और रिस्क लेते हैं। एक और रिस्क लेते हैं। अच्छा, उस टाइम मेरा चला भी मतलब लाइक सब कुछ मैं निकल, सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा था मेरे लिए जी। वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना। अच्छा है ना, बताइए आप कौन सा? अगर आप वो अगर आपने कुछ सोचा है तो सारी कायनात, हाँ, सारी कायनात उसको जो है आपको अचीव कराने में आपकी मदद करती है। हाँ हाँ जी, तो बस वही मैं उस चीज को, शाहरुख खान के डायलॉग को फॉलो करती थी। बिल्कुल, और वो मैंने फॉलो किया। हाँ। आपने इस जगह को क्यों प्लान किया? कहीं और भी देखा था पहले? मैं हाँ जी बिल्कुल देखा था मैंने। पहले वहां से जब मैं निकली तो मैंने सोचा कि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्लासेस की बहुत दिक्कत हो रही है और स्टाफ मुझे चाहिए जी। अपने साथ में अकेले हैंडल नहीं कर सकती हूँ। हाँ। क्योंकि बच्चे को मैथमेटिक्स भी एक जगह चाहिए, हाँ। बच्चे को इंग्लिश भी एक जगह चाहिए, बच्चे को आईपी भी एक जगह चाहिए। हाँ। सिर्फ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज से काम नहीं चलेगा। तो मैंने बहुत रानीपुर मोड़ देखा, मेरा आर्यनगर चौक देखा, यहाँ भी देखा। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आई थी, ये उस टाइम बन रहा था, कुछ भी नहीं था, टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं, खंडर था, वैसे बोल लीजिए। हॉल था एक, बस सिर्फ एक हॉल था, दीवारें थी, पेंट भी नहीं था। तो जब मैं आई तो मैंने फ्लोर देखा, पता नहीं मुझे अपने आप पॉजिटिव वाइब्स आ गई कि भाई कृतिका तुझे अब यहीं सेटअप करना है। पता नहीं अपने आप वो आप ऐसा बोल सकते हैं भगवान का पॉजिटिव साइन। लेकिन जब मैं उस हॉल में आई तो मैंने ना अपने दिमाग में आइडिया कर लिया कि ये मेरी क्लास होगी, मैं इस डायरेक्शन में पढ़ाऊंगी। सोचिए, जिसमें कुछ भी नहीं है, मैं इतना इमेजिनेशन कर चुकी थी कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, यहाँ मेरा ऑफिस होगा, यहाँ पे मेरा ये होगा। मैं सब कुछ डिसाइड कर लिया था। फिर मैंने रेंट सुना, जब मैंने रेंट सुना तो 15 दिन सोचा, मैं सोच ये देखिए, ये बिल्कुल सही बात बोल रही हैं और ये बिल्कुल रियल फीलिंग है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हाँ जी, और मैं बड़ी टेंशन में आ गई क्योंकि मैं सोच के तो बैठी, मेरा मन कर रहा था अंदर से, एक मन से आवाज आती है कि नहीं नहीं वो तो करना है, तूने सोच पढ़ाना तो वही है, पढ़ाना तो वही लेकिन है, रेंट कैसे होगा? लेकिन रेंट, दिमाग चल रहा है यार, इतना रेंट कैसे निकालोगे। अच्छा, उस टाइम मैं एक और प्लानिंग कर रही थी जी। मैं उस टाइम अपना घर लेने की प्लानिंग कर रही थी। तो घर भी लेना है और ये भी लेना है। घर भी मतलब अक्लमंद तो सारे लोग उस पे लेते हैं, लोन पे। हाँ जी, लोन पे, उसकी भी ईएमआई जानी होती। तो घर भी लेना है क्योंकि मम्मी को कमिटमेंट थी, मम्मी इस साल घर लेंगे। मम्मी ने कहा नहीं बेटा तू काम कर, तो इस बार तो इंस्टीट्यूट कर ले तू घर। मैंने कहा नहीं मम्मी लेंगे, हाँ, घर भी लेंगे, इंस्टीट्यूट भी लेंगे। हाँ। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बस और क्या चाहिए। हाँ। 15-20 दिन बहुत सोचा जी। अच्छा, हमने थोड़ी फैमिली से भी हेल्प ली, मतलब लाइक कि आप हमारी हेल्प करें। लेकिन उस टाइम वो बोलते हैं 4 लड़के यार कौन झंझट में पड़ेगा। मेरे पापा के साइड से ले लीजिए, तो वहां से मुझे कोई सपोर्ट नहीं आया, हमको कोई सपोर्ट नहीं आया वहां से। मम्मी का कोई बात नहीं, हम करेंगे, अपने आप करेंगे, देखना। फिर मदर की साइड से? मदर की साइड से बहुत सपोर्ट आया। हाँ। मेरी 4 मासी हैं और मेरी 4 मासी का कहता है नूनू तू घर ले, हाँ। कोई दिक्कत आएगी हम बैठे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल, चाहे आप मदद ले ना ले, लेकिन ये कहना बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ कोई दिक्कत मुझे होती है, हाँ, तो मुझे हाथ से मैं मांग सकती हूँ, मुझे सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, एक मम्मी का सपोर्ट आया और 4 माओ का सपोर्ट और आया। रिस्क लिया मैंने, इसका मैंने लिया, लीज पे लिया इसको मैंने 5 साल के लिए। ओके। और फिर मैंने घर लिया। अच्छा, उस टाइम भी भैया अब थोड़े ऑब्स्टेकल्स आए, थोड़ी दिक्कतें आई, कोविड आ गया। ओहो, सब डाउन हो गया, सब डाउन हो गया। अच्छा, अभी घर का ईएमआई भी है, जाना ही है, करीब मेरा 17,000, यहाँ का रेंट भी जाना ही जाना ही है, यहाँ का रेंट भी जाना ही जाना है, और इनकम जो है वो कम हो जाती, कम हो गई। अब कैसे करें? तो टचवुड मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव जी, या उन्हें आप भगवान का रूप बोलीजिए, दीदी आप हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, आप हमें ऑनलाइन पढ़ाओ। तो मैंने फिर वापस से मैंने ऑनलाइन सेटअप किया, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, घर पे मैंने ऑनलाइन पढ़ाया। हाँ। तो टचवुड आप उनके पेरेंट्स बोल सकते हैं, आप बच्चे बोल सकते हैं, ये भगवान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। सही बात है। ये बोलते ना जो से भी मैंने बोला शाहरुख खान का डायलॉग उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल। तो वो हुआ, कोविड भी निकल ही गया और टचवुड मेरा कोई ईएमआई बाउंस भी नहीं हुआ। मैंने देखा बहुत लोगों का ईएमआई बाउंस हुआ, तो उसके बाद सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर अब आपको कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे जो है 6 years अप्रोक्सीमेटली, 7 year मेरा चल रहा है, तो ऐसा मुझे हो चुका है। और
कुल मिला के यहाँ पे आप कितने टीचर्स पढ़ाते हैं आपके साथ? जी मेरे साथ जो है 3 और हैं। और क्लासेस के बारे में सुनेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए कितने बजे शुरू होती है क्लास और खत्म कितने बजे होती है? मॉर्निंग 7:30 to 8:30, कभी कभी तो 9 भी बज जाता है। 13 घंटे लगभग। जी क्या हुआ था, जब मेरा CMA इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग करनी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। CMA शायद 2 साल की होती है। हाँ, नहीं हमारे में भी 2 साल आपके में 2 साल की होती है। हाँ ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सबको सेम है। अच्छा। अभी 20 पेपर है, यहाँ भी 20 पेपर है। अब थोड़ा चेंजेस हुआ है अभी इस हाँ। साल से। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम भी अच्छा मैं घर पे ही पढ़ाती थी। तो उस टाइम भी मेरे बैच भी थे 11-12 के, और मेरा ट्रेनिंग भी था और मेरा फाइनल भी था। ओके। ये 3 चीजें मेरे एक साथ थी जो मेरे सर पे बैठी हुई थी, मुझे करनी थी। हाँ। और तीनों ही करनी थी ना, मैं बच्चे छोड़ हाँ, सकती थी बिल्कुल। ना, अपनी ट्रेनिंग और ना अपना फाइनल। बिल्कुल। तो अभी ट्रेनिंग करनी है, तो उस टाइम क्या रहता था, मैंने बच्चों को कहा कि बेटा आप लोग प्लीज सुबह 4 बजे आ जाइए मॉर्निंग में, जो कि बहुत बड़ा काम था बच्चों जो के कि लिए। बहुत बड़ा काम था। मैंने उनको रिक्वेस्ट में कहा ठीक है दीदी, अभी भी मेरे को लोग दीदी, बच्चे दीदी ही बोलते हैं। हाँ। कोई मैम बोलेगा, मैं कहा नहीं बेटा मैम ही दीदी बोल, अपनापन लगता है। अपनापन लगता है। हाँ। तो मैं कहा बच्चों का ठीक है दीदी, हम जो है आ जाएंगे सुबह 4 बजे। तो वो बच्चे सुबह 4 बजे आते थे। 4 से 6:30 मैं उनको लेती थी ऐसा। फिर 6:30 फटाफट जो है फटाफट मैं तुम्हारा रेडी हुई, और मुझे यहाँ पे 7:30 रिपोर्टिंग करनी होती थी इंटर्नशिप में। हाँ। BHL में इंटर्नशिप था। हाँ। अब वहाँ पे मुझे मिलता था 1 घंटे का ब्रेक। ठीक है। वहाँ पे जैसे 12-1 से लंच होता है और 1 से 2 लंच होता है। हाँ। ऑफिस वालों के लिए, हमारा ऑफिस 1 से 2 होता है। हाँ। तो जैसे मैं बोलने का सर देख लो मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ दो। तो ठीक है, कहाँ जाऊँगी, घर जाएगी बस, अभी आती फटाफट। हाँ। मैं क्या कहते चल ठीक है जाओ। तो मैं फटाफट 1 घंटे जाती थी घर पे, और मैं बीकॉम का बैच भी लेती थी। बीकॉम का बैच मैंने लिया, फटाफट 45 मिनट का बैच लेती थी उसी में लंच वाले टाइम पे। लंच में। हाँ। और फटाफट मैंने खाना खाया, आप देख रहे होंगे मुझको। हाँ। तो मेरा 2-3 मिनट में मेरा लंच ही पड़ जाता था। मैं फटाफट वहीं गई BHL में। तो फिर वहां पे मेरी छुट्टी होती थी 5 बजे। हाँ। बट वो सर, आप बोल लीजिए ना कि वो सपोर्टिव, मैं बोलते ना हर जगह आपको हेल्प करने वाले मिल जाते जाएंगे। हैं, आप एक पहल कीजिए। बिल्कुल। तो मैंने सर को बोला सर मैं ऐसे बात है, आप मुझे प्लीज 1 घंटा पहले छोड़ दो। हाँ। मेरी 5 बजे छुट्टी होती है, मुझे 4 बजे छोड़ दो। हाँ। सर ने कहा कि चल ठीक है तो जा 4 बजे। हाँ। लेकिन मुझे काम पूरा चाहिए। मैंने कहा सर काम बिल्कुल। पूरा मिलेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। हाँ। और टच पर कोई शिकायत आती भी नहीं थी, वो सर मुझसे आज भी कनेक्टेड है। तो अब मैं आती थी फटाफट 4 बजे, मेरा बैच बैठा रहता था, मैं ऑफिस से आती थी, जैसे अपना बैग रखा मेरा बैच में चली जाती थी। तो फिर 4 से 8 बजे तक मेरा कंटिन्यूसली 8 साढ़े 8 तक मेरा बैच चलता था, और उसके बाद ही मैं खाना खाती थी। उससे मुझे जॉब ऑफर हुई। हाँ। दिल्ली से भी, BHL से भी। तो अब मैं सोची थी कि जॉब करूं या जो है इंस्टीट्यूट ही चलाऊं, मतलब अपना कोचिंग स्टार्ट करूं। बड़ा कंफ्यूजन रहा मुझे, बहुत दिक्कत आई। तो मेरे घर वालों ने कहा कि तू छोड़ना कोचिंग छोड़, तू जो है ना जॉब कर ले, शांति है। हाँ। आगे तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, बिल्कुल। तो कैसे बिजनेस संभालेगी। हाँ। मम्मी ने भी एक मोमेंट पे कहा बेटा देख ले, बस सोच ले, जॉब ज्यादा बेटर है, तू सिक्योर रहेगी इसमें। तो अब जो मेरे साथ के कुछ लोग थे वो भी जॉब के प्रति मुड़ गए, रह गई मैं अकेली में। जॉब के लिए हर कोई पीछे पड़ता है, हर कोई पीछे पड़ता है। अब मैं अकेली रह गई कि क्या करूं, मैं कोचिंग पढ़ाऊंगी। तो मैंने बहुत सोचा, मैं 10-15 दिन बड़ी परेशान रही इस चक्कर में। तो अब परेशान रहने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, कोचिंग में एक शुरू कर रखा है काम, हाँ जी वही चलेगा, उसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जिस चक्कर में 1 हफ्ता में BHL भी नहीं गई। मेरे सर के फोन आ रहे, तू क्यों नहीं आ रही? मैं कहा सब बीमार हूँ इसलिए नहीं आ रही। क्योंकि वो आप जब स्ट्रेस में आते हो तो आपको बहुत सोचना होता है, अपने आप से बातें करनी होती है। ये बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको कोई और गाइड नहीं करेगा, आप अपना को खुद गाइड कर सकते। बिल्कुल। आज की जो जनरेशन है वो दीपावली पे मेनली क्या करते हैं, जनरेशन की बात करिए, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। बाहर चले गए, पटाखे जला लिए और दीपावली हो गई। बच्चे सब दोस्त थोड़ा पार्टी शार्टी कर ली, ये दीपावली हो गई। हाँ। मुझे ऐसा लगता है बच्चे स्टैंड पे जा रहे हैं। हम बकायदा यहाँ आरती करते हैं, दिए जलाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात, पटाखे नहीं जलाते। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और अपने जो देश का कल्चर है ना उसको मैं आगे और इनहांस करूँ। तो एक प्लस पॉइंट है जो मैं हर फेस्टिवल में करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आप होली कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं होली भी सेलिब्रेट करूँ। बच्चे को जो कल्चर है, जो हमारी रिवाज है, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं ना, हमारे फेस्टिवल लुप्त हो रहे हैं। अभी राखी है, अभी रक्षाबंधन है, अभी 19 का रक्षाबंधन है। कि जब हम बच्चे थे
कितना रहता है, राखी राखी राखी, नए कपड़े लाना, नए ये सब चीजें करना, मिठाइयाँ की दुकान पे जाना। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मोबाइल में खत्म। ये मोबाइल तो दिक्कत ही है। तो देखिए मैम के यहाँ पे कोचिंग में हर फेस्टिवल को एक अलग तरीके से अपने कल्चर को जोड़ के सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है मैम। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है जो हर जगह नहीं मिलती है देखने के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मुझे लगता है बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलना। हाँ, मेरी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चे में से सिंगल बच्चा नहीं बोल सकता कि मैम मुझ पर ध्यान नहीं दी है। मैंने ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं और सुने हैं कि आगे बच्चे बैठ जाते हैं और पीछे बैठे रहते हैं, तो गपशप वो चुपचाप फोन चलाते रहते हैं। क्योंकि 50 के 50 बच्चे पे मेरा इंडिविजुअल अटेंशन रहता है। एक बच्चा मैं बता सकती हूँ उसकी नजरें कहाँ जा रही है या वो इस वक्त क्या सोच रहा है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। आप स्टार्टिंग से पूछ लीजिए या अब तक भी किसी बच्चे से, पर्सनल अटेंशन सब पे रहेगा। एक सिंगल बच्चा नहीं बोलेगा कि अच्छा मैम ने मुझसे अकेले से आके नहीं पूछा कि तुझे समझ में आया कि नहीं आया। आप सोचिए क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और मैं सबके नाम ले लेके पूछती हूँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मेरा आधा घंटा तो उसी में निकल जाता है। आप भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सोच आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। बिल्कुल है। मैं तो पता है पर्सनली ये सोचता हूँ कि रूम इतना बड़ा होना चाहिए जी कि एक टीचर हर बच्चे के पास जाके उसकी कॉपी देख सके कर क्या रहा है। हमने तो क्वेश्चन बोर्ड पे करा दिया, ठीक है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन करने को दिया। जैसा क्वेश्चन मैंने कराया मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही क्वेश्चन दूं बच्चे को कि तुम शुरू से लेके अंत तक करो इसे पूरा। और उस दौरान मेरी नजर हर बच्चे की कॉपी पे होनी चाहिए कि ये लिखते हुए क्या सोच रहा है। जब बच्चा अटकता है तो वो पूछ नहीं पाता कि वो किस जगह अटक रहा है। तो कई बार बीइंग अ टीचर आपको खुद एनालाइज करना होता है कि जिस टाइम पे वो एंट्री कर रहा है, क्रेडिट डेबिट की एंट्री कर रहा होता है जिस टाइम, वो उस टाइम वो किस एंट्री में उलझ रहा है। अगर हमने उसे उस टाइम पकड़ लिया तो यानी समझ लो आपने उसका बेड़ा पार कर दिया। एक बिजनेस तभी रन कर पाता है कि अगर आप सोसाइटी में आ रही तकलीफों को नोट करके समाधान दे पाओ। बिल्कुल सही बात है। तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी। तो ये तो झूठ है भैया, नहीं। ये तजुर्बा है बस मेरा। अच्छा, ये भी हम पढ़ाते हैं, जो भी आपने लाइन बोली ना, ये लाइन हम सिखाते हैं, अपने पे अप्लाई भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं केवल 4 घंटे पढ़ाता हूँ अब, 3 से 7 बचे हुए टाइम पे। जैसे ये पॉडकास्ट वाला सिस्टम है जी, ये पॉडकास्ट को शुरू करने का मोटिव मेरा यही था कि किस तरह से मैं अपनी जनरेशन है नई वाली, इस नई वाली जनरेशन को भटकने से बचाऊं जी। अगर हमने जरूरतमंद को सर्विस प्रोवाइडर से मिलवा दिया तो कहीं ना कहीं हमने उसका जो भटकने वाला टाइम था ना वो कम करा दिया। और अगर मैं बीइंग अ टीचर, थोड़ा सा नेटवर्क तो रहता ही है टीचर्स का, मुझे बहुत सपोर्ट है अपने बच्चों का जी, ठीक है। तो जो निकल गए हैं वो और जो अभी भी जुड़े हुए हैं मुझसे, मतलब ये मान के चलो कि मुझे कुछ भी नहीं तो मुझे हर अपने स्टूडेंट से ये बोलना होता है, ये रहा नया पॉडकास्ट जी, इसको देखो जी, सीखो जी। अगर वो कर सकती हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम अभी 9th-10th में हो भले ही, मैं हर 9th-10th वाले से बोलता हूँ, 11th-12th वालों के पास बर्डन ज्यादा होता है पढ़ाई का। मैं हर 9th-10th वालों को बोलता हूँ कि तुम 9th-10th में भले ही हो अभी, लेकिन अगर अभी से तुमने इन पॉडकास्ट को देख के अपना रास्ता चुन लिया तो तुम जो तुम्हारे भाई बहन निकल गए हैं ना, तो तुम उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो और ज्यादा स्मार्टली कम समय में कर लोगे। अगर तुमने सीख लिया दूसरे लोगों ने कैसे धक्के खाए थे, तुम बच जाओगे धक्के खाने से। मैं उन्हें बोलता हूँ कि इनको देखो, अपने दोस्तों को भेजो, ज्यादा नहीं अपने स्टेटस पे लगा लो बस। जिसे देखना होगा, जिसे सीखना होगा वो सीख लेगा, जिसे नहीं सीखना होगा ना सीखे। ये नियति है। कुछ लोग दूसरों को देख के सीख जाते हैं और कुछ लोग खुद धक्के खा के सीखते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे सीख रहे हैं। सीखना तो एंड तक है, जब तक हम जिंदा हैं। जो स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, जिनके माता पिता ने उनको सिखाया है बेटा कि धक्के मत खाओ, थोड़ा पहले सोचो, मतलब एक कदम पीछे हट के भीड़ में से इधर भी नजर घुमाओ, इधर भी नजर घुमाओ, देखो कौन कैसे कर रहा है, और फिर पीछे हट के एक बड़ी छलांग लगाओ और उन लोगों से तुम अपने आप आगे पहुंच जाओगे। मैंने कल एक वीडियो देखी, जैसे तुमने कहा ना सबसे पहले, इंस्टाग्राम पे सीखने की चीजें बहुत सारी हैं। एक मैंने बिजनेस माइंडसेट करके चैनल वो फॉलो किया हुआ है, उस पे एक वीडियो आई कि ना स्विमिंग कर रहे थे 3-4 लोग, तो उनमें रेस लगा रहे थे स्विमर्स वो, तो 2 लोगों ने छलांग लगाई, ठीक है, और वो थोड़ा सा आगे पहुंचे। मैं सोच रहा था इसमें क्या ही होगा, बिजनेस वाले में क्यों डाला इस पोस्ट को, वीडियो को क्यों डाला। बीच वाली जगह खाली थी, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। तभी थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति भाग के आया बीच वाली लाइन में और वो जंप लगाई उसने बढ़िया, और आप यकीन मानो वो उन दोनों से बहुत आगे निकला।
स्विमिंग तो बहुत बाद में शुरू करी उसने। फिर आश्चर्य हुआ मुझे। हाँ जी। मैंने दोबारा देखा उस वीडियो को। हाँ जी। जी। मैंने दोबारा देखा कि ये चीज मेरे से पहली बारी में कैसे मिस हो गई कि बीच वाली पोजीशन खाली थी। अब वही हमें देखना होता है बस। स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं जी, जी। कि आप वो काम मत करो जो भीड़ में सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, सब। थोड़ी देर रुको, ठहरो, देखो सोसाइटी में कमी किस चीज की है, जी। क्यों लोग परेशान हैं। जी। रुक के ठहरो, सोचो जी। और फिर एक लंबी छलांग लगाओ। जी। आपकी छलांग से 10 लोगों को ये फायदा हो गया तो आप सक्सेसफुल हो। वो 10 लोग ऑटोमेटिकली 10 को बताएंगे, हाँ जी। वो 10 को बताएंगे, माउथ टू माउथ, माउथ आपकी पब्लिसिटी होगी और आपका काम अपने आप चल पड़ेगा। ये मेरी कोशिश है। और बहुत अच्छी है ना। हमने आज के पॉडकास्ट में कृतिका मैम से, सीएम में कृतिका जी से सारी चीजें जो उनकी जर्नी थी वो शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी देखिए आधे एक घंटे के पॉडकास्ट में सारी चीजें शेयर तो नहीं करवा सकते। लेकिन किस तरह से वो मतलब स्ट्रगल्स को फेस कर करके कितने ज्यादा एफर्ट्स, कब कब डिसीजन लिया कि कैसा कैसा, कि अभी रेंट इतना है, यहां पर आने के लिए जस्ट डबल रेंट, आसान नहीं होता लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत कैडे कैडे फैसले लिए और सबसे ज्यादा तकलीफ कि सब कुछ अकेले थे। मदर थी इनके साथ में, सिस्टर्स थी, फैमिली थी इनके साथ में, लेकिन फ्रंट एंड पे ये अकेली थी। इन्होंने एफर्ट्स दिए हैं इस स्टेज पे आने के लिए और अभी भी बहुत आगे तक जाना है। इससे बड़ी बड़ी क्लासेस भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, इसी के 2 फ्लोर भी हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे। सपोर्ट, हमारा सपोर्ट मैम के साथ है। मैं वैसे सपोर्ट कर नहीं पाया अब तक। अरे नहीं, एक वो पहला वाला स्टूडेंट था, अनुष्का श्रीवास्तव। हाँ, एक पहला सपोर्ट कह सकता हूँ कि मेरी वजह से थोड़ा सा मिला था, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अभी भी जितने बच्चे उस तरफ के होते हैं ना, क्योंकि मैं सेक्टर 1 में रह चुका हूँ, तो जितने भी रिलेटिव्स मेरे, जितने भी नॉन मेरे सेक्टर 1 वाले और मुझे पूछते हैं कि रानीपुर मोड़ पे कहाँ भेजना है बच्चों को कॉमर्स के लिए, तो नाम एक ही निकलता है, कृतिका जी के पास भेजो, ये रहा नंबर। तो बस मेरी जो बेस्ट विशेष है ना मैम के साथ इसीलिए बनी हुई है क्योंकि मैं हर उस एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता हूँ तो जॉब से अलग हट के काम करता है। और ये अकेली लगी हुई है तो मैं तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ इनको देख के कि अकेली लगी हुई हैं। और आज इनका सेटअप देख के सही में बहुत खुशी मिली मुझे। अब हम आपको पूरा इनका जो सेटअप है एक बार दिखाते हैं और उसके बाद विदा लेंगे और मैम के और अच्छे करियर के लिए विश करेंगे, गुड लक करेंगे मैम को, ताकि मैम ऐसे ऐसी सीढ़ियां और चढ़ती रहें। अभी तो मैम की एज ही बहुत कम है, अभी तो बहुत सारा आगे सफर तय करना है जी। तो आज के पॉडकास्ट के लिए काफी है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी पॉडकास्ट में, अगले किसी तजुर्बे के साथ। नमस्कार।